हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉब्स क्लासेस। फिर से एक बार आपका स्वागत है बच्चों। और इस प्रैक्टिस सीरीज़ में जो कि हम लोग DT+B के लिए ले रहे हैं, DSSB, PRT, NTT और कोई भी जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं उसमें जो आपका साइकोलॉजी वाला पोर्शन होता है, एजुकेशन साइकोलॉजी वाला जो पोर्शन होता है उस टॉपिक्स पर हम क्या नाम है बात करेंगे। तो 2 क्लासेस हमारी ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है, जिसमें हमने डेवलपमेंट के बारे में बात किया, पार्ट 1 पार्ट 2। अगर आपने अभी तक वो वीडियो देखी नहीं है तो एक बार जाके एक बार देखिएगा। उस पर जितने भी डेवलपमेंट से कनेक्टेड क्वेश्चंस हैं उसको हमने डिस्कस किया है, अच्छे तरीके से डिस्कस किया है, जो आपको आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगी। अब हमने एक नया टॉपिक लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या होती है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे क्वेश्चन पे पूछे जाते हैं, तो वो हमने लिया है इसमें ना। तो टीचिंग मतलब होता है कोई भी चीज़ सिखाया जाए, है ना। जैसे हम किसी सिचुएशन में या परिस्थिति में नॉलेज को प्रोवाइड करते हैं, तो नॉलेज या एक्सपीरियंस को जो दिया जाता है उसको टीचिंग कहते हैं। लर्निंग का मतलब होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को क्या करना, एक्वायर करना। जो हम एक्वायर करते हैं यानी कि लेते हैं। तो टीचिंग लर्निंग, जो टीचर जो होते हैं वो टीचिंग करते हैं, लर्नर जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन को लेते हैं यानी वो लर्नर होते हैं। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस किस प्रकार से चलती है या उसको हम कैसे समझते हैं उसके बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो आज हमारा ये 3rd क्लास है और 3rd क्लास में जो हमने सेकंड टॉपिक हमने लिया है आज वो है आपका टीचिंग एंड लर्निंग। और ये आपका प्रैक्टिस क्लास नंबर 3 है और टीचिंग लर्निंग का ये पार्ट 1 है आज हमारा। तो इसको भी हमने 2 पार्ट में रखा है क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो कि लास्ट ईयर क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। तो क्वेश्चन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए हम पार्ट बाय पार्ट क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आएगा। दोनों पार्ट को आपको देखना है और इसको देखने के बाद काफ़ी लर्निंग और टीचिंग पर बेस्ड क्वेश्चन जितने भी होंगे वो आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर स्टार्ट करते हैं एक बार इसको, है ना। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जब बच्चे सुने और पहचानने गतिविधियां करते हैं तो डैश होते हैं, है ना। मतलब व्हेन चिल्ड्रन डू लिसन एंड आइडेंटिफाई एक्टिविटीज देन आर, है ना, क्या होता है ये, प्रैक्टिसाइजिंग अ बेसिक लैंग्वेज स्किल्स लिसनिंग। हाँ बिल्कुल ठीक है कि देखो जब बच्चे सुनते हैं या कोई एक्टिविटी करते हैं तो उनकी लैंग्वेज स्किल्स डेवलप होती है और डेवलप देयर वोकैबुलरी, शब्दकोश का विकास भी बच्चे के अंदर होता है। तो दोनों बात ठीक है ना। देखो यहाँ पर बुनियादी भाषा कौशल का विकास भी बच्चे में हो रहा है और बुनियादी भाषा कौशल का विकास भी बच्चे में हो रहा है और साथ में क्या हो रहा है, साथ में बच्चे के अंदर क्या हो रहा है, साथ साथ में हम क्या करें उसके अंदर शब्दावली जो होती है। शब्दावली का मतलब क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो लैंग्वेज स्किल है, वो जो सब वोकैबुलरी है वो भी डेवलप बच्चे में हो रही है। तो दोनों ही आंसर इसके ठीक होने चाहिए। तो इसका आंसर होना चाहिए फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि बोथ जो है, पहला और दूसरा दोनों ही आपके क्या है, ये ठीक है। तो ये पहले का आंसर क्या होना चाहिए आपका, तीसरा। तो ये लैंग्वेज जो डेवलपमेंट और लर्निंग होता है उस पर क्वेश्चन था ये आपका। तो आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है देखेंगे एक बार हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, भाषा के शिक्षण के समय बच्चे के सामान्य संज्ञानात्मक विकास पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं है बच्चे। जब बच्चा सीख रहा होता है, जब भाषा समझ रहा होता है तो बच्चे की संज्ञान का विकास भी तो हो रहा होता है। और आपको पता ही है कि जो लैंग्वेज है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर ही बेस्ड है। जो हमारा संज्ञान का विकास है, जैसे संज्ञान का विकास होता है लैंग्वेज का विकास भी होता है। तो ध्यान नहीं देना चाहिए तो गलत हो गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो ये आपका लग रहा है, फर्स्ट पॉइंट, ये तो आपका गलत है। भाषा के शिक्षण के समय विषय का चुनाव महत्वहीन होता है। मतलब कि चॉइस ऑफ टॉपिक इज इमटेरियल वाइल टीचिंग लैंग्वेज, यानी कि ऑब्वियसली बात है किस टॉपिक पे हमें बात करनी, क्या चीज़ हमें सिखानी है, ये तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा ना। तो ये भी गलत है, यानी कि इसका पहला भी गलत है और दूसरा भी आपका गलत है। तो इसका आंसर होना चाहिए बच्चों, सही पूछा है इसने, तो दोनों ही गलत है ये। तो ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों आपका, ए, नीदर वन नॉर सेकंड, यानी कि ना तो फर्स्ट सही है ना ही सेकंड। उन्होंने सही पूछा है यानी दोनों ही गलत है। तो कोई भी दोनों में से क्या नहीं है, सही आपका नहीं माना जाएगा। तो सेकंड का आंसर यहां पर क्या होने वाला है बच्चों, दैट इज फर्स्ट। ठीक है, आगे देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं एक बार। कुछ मानक भाषा का मानकीकरण डैश की प्रक्रिया से अत्यधिक संबंधित है ना। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड लैंग्वेज इज हाईली रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ डैश। देखो सोसाइटी में जिस प्रकार की हमें हम सोसाइटी जिस प्रकार की सोसाइटी में हम रहते हैं उसी प्रकार से हम वहाँ की लैंग्वेज को सीखते हैं।
तो सोसाइटी जो लैंग्वेज हम डिसाइड कर रहे हैं, जो स्टैंडर्डाइज होती है, वहाँ पे किसी एक सोसाइटी का ज़्यादा रोल होता है कि उस सोसाइटी उस जगह पर कैसी भाषा बोली जा रही है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? देखो, सामाजिक जागृति थोड़ा लाती है। अगर स्टैंडर्डाइज भाषा हम यूज करें तो सामाजिक जागृति नहीं लाएगी, क्योंकि हर समाज की अलग भाषाएं होती है बच्चों, तो ये तो गलत है। बट एक्सप्लोटेशन जरूर होता है बच्चों, यानी कि हम अब स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज करके हम एक लैंग्वेज को क्या कर रहे हैं, समाज उसे क्या कर रहे हैं, उसको शोषित कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? दैट इज ओनली वन। डी इज द राइट आंसर। इसका आंसर डी होना चाहिए बच्चों, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और घुमाया हुआ क्वेश्चन है। शिक्षा आयोग 1964 द्वारा प्रस्तावित कक्षा 10 तक त्रिभाषा सूत्र के अनुसार निम्न से कौन सा कथन सही है? देखो, आपको बताइए ना, कोठारी कमीशन के द्वारा ही 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लाया गया था, और ये एजुकेशन कमीशन 2064 है। ये कौन सा है? कोठारी कमीशन है हमारा। कौन सा कमीशन है? कोठारी कमीशन की यहाँ पे बात की जा रही है ना। और उसमें 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आया था। फर्स्ट लैंग्वेज जो होगी वो बी टॉट इन स्कूल इन मदर लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज, ये बात बिल्कुल सही है। फर्स्ट लैंग्वेज होगी हमारी इंग्लिश या सॉरी हिंदी, फिर मदर लैंग्वेज या कोई भी रीजनल लैंग्वेज, और सेकंड लैंग्वेज शुड बी एनी मॉडर्न लैंग्वेज और इंग्लिश, बिल्कुल ठीक है। सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश की बात की गई थी, और कोई भी लैंग्वेज, और हिंदी स्पीकिंग एरिया में, ठीक है, तो कोई भी मॉडर्न लैंग्वेज का यूज किया जाएगा या इंग्लिश का यूज किया जाएगा, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो फर्स्ट लैंग्वेज हमारी मदर लैंग्वेज होगी या रीजनल लैंग्वेज होगी, और सेकंड लैंग्वेज हमारा कौन सा होगा? इंग्लिश या कोई भी मॉडर्न लैंग्वेज होगा, ये बात बिल्कुल ठीक है। दोनों ही स्टेटमेंट आपकी क्या है? एकदम सही है। ए इज द राइट आंसर। तो ये आपका कोठारी कमीशन से क्वेश्चन आया हुआ है। कोठारी कमीशन या इसी को हम नेशनल एजुकेशन जो हमारा कमीशन था, ये भी हम कह सकते हैं। बहुत ही फेमस है, डीएस कोठारी, दौलत सिंह कोठारी ने दिया था ये बच्चों, और ये शिक्षा के जगत में सबसे कहते हैं ना एक इनोवेटिव थ्योरी के रूप में इसको लिया जाता है, एक इनोवेटिव पॉलिसी के रूप में इसको लिया जाता है बच्चों। और इसी ने, कोठारी कमीशन ने ही नींव रखी थी पहली जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968 वाली, ये आपको ध्यान रखना है। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन तो पहली आई थी 68 के अंदर, वो कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन के ही बेस पर बनाया गया था। और 3 लैंग्वेज फॉर्मूला फेमस है कोठारी कमीशन के ही, उसमें कोठारी के द्वारा ही 3 लैंग्वेज फॉर्मूला या मदर लैंग्वेज को फर्स्ट लैंग्वेज रूप में यूज करना है, ये आपका डीएस कोठारी ने ही बताया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पर क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। सभी चीजों के अर्थ और उद्देश्य की गहन अंतर्दृष्टि का अभ्यास शारीरिक शिक्षा किस परिणाम के अंतर्गत आता है? सभी चीजों के अर्थ और उद्देश्य की गहन अंतर्दृष्टि की बात कहां पे की जाती है? सामाजिक विकास में, सक्षमता में, भावात्मक विकास में। अंतर्दृष्टि विकास होता है मतलब जो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान होता है, मतलब स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, क्योंकि हम इंटरनली सोचते हैं उसके बारे में, हमारा अलग से इंटरनली प्रोस्पेक्टिव होता है। देखो, जो हमारा स्पिरिचुअल नॉलेज, हम अंदर से किसी चीज के बारे में क्या सोचते हैं, हमारे इंटरनल जो थॉट है, हमारी जो इंटरनल क्या नाम है एबिलिटी है, वो किस चीज को फोकस करती है। तो यहाँ पे कौन सा ज्ञान होगा? स्पिरिचुअल, ठीक है। सोशल नहीं है, इमोशन नहीं है, मेंटल नहीं है। आंसर क्या होगा यहाँ पर? दैट इज स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट। ये क्वेश्चन DT+B में ऑलरेडी आपका आ चुका है। प्रदर्शन विधि के संदर्भ में लेकिन में से कौन सा चरण सही सुमेलित है, मतलब कौन सा लग रहा है सही है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज करेक्टली मैच्ड? प्लानिंग, इसमें प्लानिंग की जाती है। मोटिवेट द स्टूडेंट टू अराउज इंटरेस्ट इन ऑब्जर्विंग द एक्सपेरिमेंट, कीनिंग एंड एक्सेप्ट न्यू कॉन्सेप्ट आफ्टर द डेमोन्स्ट्रेशन। एक्सेप्ट, देखो यहाँ पर याद रखना, जो हमारा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, ये आपको बता दो मैं टीचर सेंटर्ड मेथड होता है। टीचर सेंटर्ड मेथड है हमारा ये। तो टीचर सेंटर्ड मेथड अगर है तो यहाँ पर टीचर की इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है। यहाँ पर टीचर समझाता है, कॉन्सेप्ट्स को एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। बच्चे केवल इंफॉर्मेशन को लेते हैं, रिसीव करते हैं, इंटरेस्ट डेवलप करते हैं, सीखते हैं, बट क्लासरूम के अंदर उन्होंने कैसे कोई चीज समझी है उसको डिस्कशन नहीं किया जाता उसके अंदर। तो प्लानिंग जो हमने किया है उसमें बच्चे के न्यू आइडिया को एक्सेप्ट किया जाएगा, ये चीज इसमें नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि बच्चे यहाँ पर, हालांकि देखो बच्चों को इन्वॉल्वमेंट किया जाता है, बट किसी प्रकार की पार्टिसिपेशन यहाँ पर नहीं होती है, क्योंकि चाइल्ड सेंटर तो है नहीं जहाँ बच्चे के आइडियाज को एक्सेप्ट किया जाएगा, है ना। डेमोन्स्ट्रेशन कीप द क्यूरियोसिटी ऑफ द स्टूडेंट अलाइव इन ड्यूरिंग द, ये सही है कि बच्चे क्यूरियस रहते हैं, पूछते हैं चीजों को, आस्क करते हैं क्वेश्चन को, है ना। बच्चे मतलब इंफॉर्मेशन को रख सकते हैं, पूछ सकते हैं, बट आपस में कोई डिस्कशन क्लासरूम के अंदर नहीं होती है। तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो है, इसमें सेकंड स्टेटमेंट हमारी सही है, ये वाली, ये वाला गलत है, क्योंकि बच्चे के आइडियाज को यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो ओनली सेकंड सही है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? आपका ओनली डी, ठीक है। आगे देखते हैं। वीमर के अनुसार अधिगम के केंद्रीय शिक्षण को प्राप्त करने के लिए इनमें से कौन सी प्रथाओं को बदलने की आवश्यकता है? तो वीमर नाम के व्यक्ति ने दिया था बच्चों ये। तो सामग्री के कार्य,
ये बदलना है, क्योंकि सामग्री की हमारे जो फंक्शंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट है वो चेंज होने चाहिए, शिक्षक की भूमिका चेंज होनी चाहिए, वह बात कही गई थी, और मूल्यांकन का उद्देश्य है वो भी चेंज होना है। तो तीनों ही ठीक है बच्चे, कंटेंट की बात भी की थी, टीचर के भूमिका की बात की थी, और इवैल्यूएशन के टूल्स की बात भी की थी। वीमर के बारे में पढ़ना तो बहुत अच्छा तरीके से उन्होंने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंट्रोड्यूस किया है, टीचिंग ऑब्जेक्टिव को इंट्रोड्यूस किया है। इसके तीनों ही आंसर हैं, तीनों को ही बदलने की बात यहाँ पर की गई थी। अकॉर्डिंग टू द वीवर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस नीड अ चेंज टू अचीव लर्निंग सेंटर्ड टीचिंग। तो लर्निंग चीज को वो करना है अगर आपको, तो फंक्शन ऑफ कंटेंट भी चेंज करना पड़ेगा, रोल ऑफ टीचर भी बदलना चाहिए, और इवैल्यूएशन। तो तीनों ही ठीक है इसके आंसर। तो इसका आंसर होगा बच्चों बी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये तीनों ही कॉन्सेप्ट आपके क्या है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बच्चों, टीजीटी मैथ्स के स्पेशल क्लासेस आपकी फॉप्स जो हमारा प्लेटफॉर्म है उस पर दिया जा रहा है। एसएसटी क्लास ऑलरेडी चल रही है, और नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की जो हमारी क्लास है वो ऑलरेडी बैच हमारा बन चुका है। आप लोग उनकी अगर आपको क्लास लेनी है, डेमो देखना है, तो फिर से मैं आपको कहूँगा कि ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पर आपको मिल रहा है। और एक हमने नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं, टीजीटी मैथ स्पेशल बैच जो है, इसके लिए जो मात्र देखो 4,999 रुपये में आपको ये बैच मिल जाएगा अगर आपको ये लेना है। और दोनों मोड में है बच्चों, फिर से बताऊँ मैं, ऑफलाइन मोड में भी है और ऑनलाइन मोड में भी है ना। ये नंबर है बच्चों, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप क्या कर सकते हो, इंफॉर्मेशन ले सकते हो, है ना। यहाँ से इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और बैच जो है बच्चों 10 फरवरी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 10 फरवरी से बैच जो है ये हम शुरू कर रहे हैं। ऑलरेडी ये बैच ऑब्वियसली बात है 10 फरवरी जा चुका है, तो ऑलरेडी बैच हमका शुरू हो चुका है। आप एक बार देखें, डेमो लें, तसल्ली करें, उसके बाद ही ज्वाइन करें, ठीक है। डेमो क्लास एकदम फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो आप लोग जरूर, अगर आप इच्छुक हैं तो दिए हुए नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। शिक्षा के स्तर के अनुसार भारतीय स्कूलों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो शिक्षा के आधार पर भारतीय स्कूलों को हमने केवल माध्यमिक शिक्षा के आधार, स्कूल के आधार पर ही किया है बच्चों, प्राथमिक स्कूल के आधार में नहीं किया है, माध्यमिक स्कूल के आधार पर ही किया हुआ है। तो बी इसका आंसर ठीक है। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, दैट इज बी। नेक्स्ट देखते हैं, विद्यार्थियों में समूह निर्माण की प्रक्रिया को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ग्रुप को, समय और स्थान की उपलब्धता, किस समय में दिया गया है, अवेलेबिलिटी ऑफ द टाइम एंड स्पेस, क्रियात्मक प्रवृत्ति और उसका उद्देश्य, और छात्रों की संख्या, कितनी संख्या है, क्या एक्टिविटी है, सारे ठीक है इसके बच्चे ना। सब कुछ देखते हैं कि टाइम एंड बच्चे अवेलेबल है कि नहीं है, एक्टिविटीज कैसा कराया जा रहा है, और क्या उसका उद्देश्य है, और बच्चों की संख्या कितनी है, कितनी संख्या में ग्रुप में रखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों ही ठीक है। नेचर ऑफ एक्टिविटीज क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, और अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड स्पेस, मतलब देखो जिस टाइम में हमें एक्टिविटीज करानी है, क्या उस टाइम में बच्चे अवेलेबल है कि नहीं है, ये भी हमें इसके अंदर क्या करना होता है, देखना होता है। तो इसके आंसर 1, 2, 3 तीनों ही ठीक है, तीनों की ही हमें क्या होती है बच्चों, जरूरत पड़ती है यहाँ पर। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इज द राइट आंसर। एक्टिविटीज जब हम ग्रुप करवा रहे हो। काम को संपूर्ण शैक्षिक दिनचर्या में शामिल करने के लिए किस प्रकार के बच्चों को हर परिस्थितियों में मदद मिलती है। हाउ डज इज कंपैरेटिव कोऑपरेटिव वर्क to the overall education routine help children in all circumstances. Children have meaningful knowledge of communities resources. Children can learn skill that help them to live a quality of life. बिल्कुल ठीक है। Children may get an opportunity to complete their fighter education along with work. बच्चों को कौन से काम के साथ साथ अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने के लिए भी अवसर मिलते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, तीनों ही आंसर सही है बच्चों। तो बी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि अगर संपूर्ण शैक्षिक दिनचर्या अगर बच्चों को बनाया जाएगा तो हम बच्चे के मीनिंगफुल कम्युनिटी डेवलपमेंट रिसोर्स को भी ध्यान में रखेंगे, बच्चे के लर्निंग स्किल्स को भी ध्यान में रखेंगे, और बच्चा कैसे सीख रहा है इसको भी क्या करेंगे, यहाँ पे हायर होना चाहिए, देयर हायर एजुकेशन अलॉन्ग विथ वर्क, ये भी ठीक है बच्चों। तो इसके तीनों आंसर क्या हैं आपके, एकदम सही होंगे। जब शैक्षिक दिनचर्या बना रहे हो तो हमें हर एक चीज को क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, सही शिक्षा लाने के लिए हमें स्पष्टतः समग्र रूप से जीवन के अर्थ को समझने चाहिए, है ना। टू ब्रिंग अबाउट द राइट एजुकेशन वी मस्ट क्लियरली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लाइफ एज ए होल। मतलब लाइफ में हमारी शिक्षा क्या रोल है, हम लाइफ को कैसे देखते हैं, ये हमें समझना चाहिए जब हम शिक्षा दे रहे हो। सही शिक्षा से क्या होगा कि हमारे जीवन के अर्थ को समझने में हमें क्या मिलेगी, सहायता मिलेगी। तो क्या ये सही है, सही मायने में ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से है, लगातार है, तो सही मायने में है।
तो आंसर क्या होगा? सही मायने में सही बात की गई है, क्योंकि भाई हमें जब शिक्षा ले रहे हो और उसके जीवन में कितना उसका यूज है, कितना जीवन को हम समझ पा रहे हैं, ये देखना जरूरी होता है। तो फर्स्ट बी इसका राइट आंसर है, ये याद रखना आप लोग बच्चों। सहयोगात्मक अधिगम कोऑपरेटिव लर्निंग होती है बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द कोलैबोरेटिव लर्निंग अप्रोच? है ना, सहयोगात्मक अधिगम उपागम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये पूछा हुआ है, हर उपागम मात्रात्मक विधियों का प्रयोग करती है, ठीक है। शिक्षण समूह को सभी अधिकार हस्तांतरित करता है। शिक्षक समूह को सभी अधिकार हस्तांतरित, देखो सभी अधिकार तो नहीं मिलते और केवल मात्रात्मक भी होती है, तो इसका आंसर होगा क्या? फर्स्ट। देखो यह उपागम केवल मात्रात्मक की बात तो नहीं करता, गुणों की बात भी करता है। और शिक्षक समूह को सभी अधिकार मिलते हैं, ये भी गलत है। तो ए भी गलत है, बी भी गलत है। तो आंसर इसका क्या होगा बच्चों? आपका ए। प्राथमिक विद्यालय स्तर पर सामाजिक विज्ञान सीखने का उद्देश्य क्या है ना? उधर से छात्र को उनके भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से परिचित कराना, छात्र को समाज में असामाजिकता होने की मदद करना। असामाजिक मतलब कि स्टूडेंट टू बी अनसोशल, सोशलाइज करना ना हमें बच्चों, तो ये तो गलत हो गया। पर संस्कृति और समाज के बारे में और भौगोलिक के बारे में बताना चाहिए बच्चों को, ये बात बिल्कुल सही है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो ओनली वन सही है। वन कहाँ पर है? ए में है। तो आंसर क्या होगा हमारा? दैट इज ए, है ना। तो क्वेश्चन को आप अगर समझोगे सही से तो आपको आंसर बिल्कुल क्या मिलेंगे? सही से मिलेंगे। बस क्वेश्चन को क्या करना है आपको बच्चों? समझना है सही रूप से, है ना। चलिए, तो आंसर यहां पे क्या होना चाहिए? दैट इज 1। आगे देखते हैं, सीखने के तरीकों में व्यवहारिक तरीका सबसे अच्छा कौन सा है? देखो व्यवहारिक तरीका तो लर्निंग बाय डूइंग होती है, करके सीखते हैं बच्चों हम लोग। तो व्यवहारिक में साइकोलॉजिकल तो नहीं आता, मनोवैज्ञानिक नहीं आता, साइकोलॉजिकल नहीं आता, बट छात्र सक्रिय होते हैं। देखो व्यवहारिक लर्निंग में क्या होता है? बच्चे एक्टिवली कोई भी चीज क्या करते हैं। तो दूसरा सही है, पहला गलत है। तो आंसर क्या होगा बच्चों? सेकंड सही है। तो आंसर क्या होगा इसका बच्चों? दैट इज डी, ठीक है। व्यवहारिक तरीके से हम सीखते हैं तो वैज्ञानिक प्रभाव नहीं पड़ता, एक्टिविटीज यानी कि छात्र की सक्रियता को बढ़ावा मिलता है, ये पॉइंट ठीक है ना। अच्छा फायदा होता है इससे हमें, बट मनोवैज्ञानिक रूप से समझ पा रहे हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता। तो आंसर क्या होगा बच्चों? दैट इज ओनली सेकंड। तो बी इज द राइट आंसर। तो सेकंड आंसर होना चाहिए। सेकंड कहां पर है आपका? सेकंड आंसर यहां पर, ये डी, डी आपका जो है वो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, टीजीटी एसएसटी की क्लास मैंने आपको बताया गया बच्चों कि इसका बैच ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो एसएसटी का अगर आपको बैच लेना है तो आप ले सकते हैं, डिस्काउंट चल रहा है इसके ऊपर से, ठीक है। ऑनलाइन मोड पे भी मिल रहा है, ऑफलाइन मोड पे मिल रहा है, दोनों मोड पे आप ले सकते हैं। और ठीक है, और ये बैचेज बन चुका है ऑलरेडी, क्लासेज चल रही हैं। अगर आपको चाहिए, किसी प्रकार की इंक्वायरी चाहिए आपको, तो आप इस नंबर पर, दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों। या तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हो www.fobsprep.in, इस वेबसाइट से भी आपको इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो टीजीटी एसएसटी के अगर आप बैच लेना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल आराम से यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, शिक्षण की कौन सी विधि कक्षाओं के उबाऊ सत्रों में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है? मतलब उबाऊ चीजों को, मतलब जो बच्चे उब जाते हैं क्लासरूम के अंदर, ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज इन द बोरिंग सेशन। अगर बोरिंग सेशन चल रहा है तो आप चाहते हो उसमें बच्चे को क्या है, थोड़ा सा अलग तरीके से बच्चे को सकारात्मक पॉजिटिव जो चेंजेस आए, तो क्या करोगे? अग्रेसिव अप्रोच का यूज करोगे? बिल्कुल गलत। आक्रामक तरीके का यूज नहीं करोगे आप। भ्रमण पर लेके जाओगे, ये हो सकता है ना, टूर पे लेके जाओ आप। कार्यपत्रक दे देंगे, वर्कशीट दे देंगे, बच्चा तो वैसे भी सीख पा रहे हो, तो कार्यपत्रक देके क्या करोगे आप? और लंबी विधि, लॉन्ग मेथड तो बिल्कुल नहीं होगा। आंसर क्या होगा? भ्रमण पे ले जाओ, है ना, फील्ड ट्रिप पे ले जाओ, घुमाने ले जाओ बच्चे को। तो बच्चा थोड़ा सा क्या करेगा? फ्री, अपने आप को फ्री करेगा, बच्चा आसपास के एनवायरमेंट से सीखेगा, है ना। कुछ अलग तरीका यूज कर रहा है, अलग तरह का हम विधि यूज कर रहे हैं, तो बच्चा ऑब्वियसली बात है अपने आप को एंटरटेन कर पाएगा। तो टूर मेथड क्या है इसका बच्चों? बेस्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, सीखने के किस दृष्टिकोण को स्वनियमन शिक्षण, इसको बोलते हैं सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग। सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग जो होती है हमारी, जिसपे बच्चा खुद करके सीखता है या अपने लर्निंग को खुद प्लान करता है। तो ग्रुप लर्निंग होती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अकेले सेल्फ रेगुलेशन की बात की जा रही है। सोशल लर्निंग होती नहीं है, कम्युनिटी लर्निंग होती नहीं है। कौन सी लर्निंग होती है? ओनली इंडिविजुअल लर्निंग। क्योंकि बच्चों सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग जो होती है वो हमेशा इंडिविजुअल होती है। हर बच्चा
अपने लर्निंग को खुद मेंटोर करता है कि मुझे कैसे काम को करना है, कैसे सीखना है, कैसे पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स करने हैं, कौन से चैप्टर नहीं करने हैं। तो सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग जो होती है हमारी, आत्मनिर्भर अधिगम जो हमारा होता है, उसके अंदर हम व्यक्तिगत रूप से प्लान बनाते हैं किसी काम को कैसे हमें करना है, कैसे किसी काम को डायरेक्ट करना है उसके प्रति। तो आंसर क्या होगा इसका बच्चों? ओनली फर्स्ट। नेक्स्ट है, शिक्षा की परियोजना पद्धति की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता सही है? सीखना स्वाभाविक रूप से चलता है, बिल्कुल ठीक है। इस पद्धति की सफलता छात्र को देश की समझ में निहित होती है, ये बात भी ठीक है, दोनों ही सही है ना। विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड ऑफ एजुकेशन इज करेक्टली, लर्निंग टेक प्लेस नेचुरली एंड द सक्सेस ऑफ दिस मेथड इज लाई ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव। अच्छा, ये तो नहीं लग रहा सही बच्चों कि ऑब्जेक्टिव जो है उसको समझना है, उसको समझना नहीं होता इसके अंदर, तो बी इसका गलत लग रहा है। तो इसका आंसर केवल फर्स्ट होगा बच्चों, तो ओनली फर्स्ट इज द राइट आंसर, तो बी होगा इसका आंसर। आगे देखेंगे, इनमें से कौन सी कार्य शिक्षा संबंधी गतिविधियों के लिए सीखने की पद्धति है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीचिंग लर्निंग मेथड, टीचिंग लर्निंग मेथड रिलेटेड टू वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एजुकेशन पर क्या काम करता है? ओनली डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। याद रखना, वर्क एजुकेशन जो बच्चे को दिया जा रहा है, बच्चा कितना सीख रहा है वर्क एजुकेशन पर, इस पर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो होती है वो हमेशा काम आती है। तो बी इसका सही आंसर होगा, सेकंड होगा आंसर। तो आंसर, इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? डेट इज सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हार्टसॉन ने एक कार्य का उपयोग करते हुए बड़े शिशुओं के साथ एक अध्ययन किया जिसमें एक आदर्श ट्रेन को स्थानांतरित करने के लिए लीवर को दबाना सीखना शामिल था। इस अध्ययन के परिणाम के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? Hartson carried out a study with older infant using a task that involved learning to press a lever in order to make a model train move. Which of the following statement is not correct related to the study? 9-month-old remembering their previous learning for 6 weeks. Okay, ये कह रहा है कि 9 महीने के बच्चे 6 सप्ताह से के लिए अपनी पिछले अधिगम को याद करते हैं। ओके, दूसरा है 18 महीने के बच्चे 14 सप्ताह के लिए अपने पिछले अधिगम को याद रखते हैं। पहला, दूसरा तो गलत है बच्चों, पहला सही है इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? डेट इज डी, कि बच्चे जो होते हैं 6 सप्ताह की चीज़ों को क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? डेट इज डी। थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है, बट इसका आंसर क्या होगा बच्चों? आपका डी होगा। लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की प्रदर्शन पद्धति में शामिल किए गए चरणों को सही क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले क्या आता है बच्चों? सबसे पहले हम लेते हैं परिचय, तो ए सबसे पहले आएगा। सबसे पहले क्या होता है? इंट्रोडक्शन होता है। उसके बाद होता है उसके योजना बनाते हैं हम लोग, डी। तो सेकंड स्टेप में क्या आएगा हमारा? डी आएगा। फिर हम क्या करते हैं? फिर हम करते हैं उसका प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, तो क्या आएगा आपका? ई आएगा। फिर क्या किया जाता है? फिर अवधारणाओं का संग्रह, हम चीज़ों को क्या करते हैं? कॉन्सेप्ट को कंपाइल करते हैं, कंप्लीशन करते हैं, तो ये बात भी सही है, तो सी आएगा इसके बाद। उसके बाद लास्ट में आएगा श्यामपट्ट का उपयोग, डी, बी। तो आंसर क्या बनना चाहिए आपका? ए, डी, ई, सी और बी। तो ये कहां पर है? देखिए, ए, डी, ई, सी, बी। आज का आंसर क्या होना चाहिए बच्चों आपका? डेट इज फर्स्ट। ठीक है, याद रखना, सबसे पहले परिचय, फिर योजना, है ना, फिर उसके बाद प्रदर्शन, फिर अवधारणाओं का संग्रह, फिर श्यामपट्ट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होती है, फिर प्लानिंग होती है, फिर डेमोन्स्ट्रेशन होता है, फिर कॉन्सेप्ट को कंपाइल करते हैं और लास्ट में ब्लैक बोर्ड का यूज करते हैं। तो आंसर इसका ए होगा बच्चों। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए बच्चों लर्निंग के ऊपर, है ना, लर्निंग एंड टीचिंग के ऊपर। इसमें मैथड्स पे क्वेश्चन से काफ़ी लर्निंग में क्वेश्चन आए हुए थे। नेक्स्ट जो क्लास होगी इसमें पार्ट बी की बात करेंगे, और पार्ट बी के अंदर ऑब्वियसली बात है हम बात करेंगे किस चीज़ के? टीचिंग और लर्निंग क्या ही जो पार्ट बी है। तो एक नई नेक्स्ट क्लास में हम लोग, नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसका पार्ट 2 की हम बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच बच्चों। ये अच्छे से तैयारी कर लीजिए आप लोग इस पर, और बाकी जो डेवलपमेंट टॉपिक अगर आपको ने अभी तक नहीं देखा है तो उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वीडियो आपको वहाँ पे मिलेगी और आराम से आप उसको देखकर उसके बारे में सीखिए, समझिए। जो कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच बच्चों, थैंक यू।